मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगला हमारा वीडियो खासकर महिलाओं के लिए होगा, तो फिर आइए शुरू करते हैं हम अपना अगला नया टॉपिक महिलाओं के संबंध में, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। आप सभी के लिए मेरा यह टॉपिक चुनने का एक खास मकसद रहा है, वो ये कि लॉकडाउन के दौरान खासकर डोमेस्टिक वायलेंस का ग्राफ अत्यधिक बढ़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े मामले बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुए हैं, तो इस चिंता के कारण मैंने इस टॉपिक को चुना है। तो आइए आप और हम मिलकर इस पे खुलकर चर्चा करते हैं और इसमें हमारे लिए क्या-क्या प्रावधान हैं, इसके विषय में हमारे लिए क्या-क्या कानून बने हैं, तो उन सभी पर हम खुल के चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हम आए दिन समाज में स्त्री जाति पे होने वाले अत्याचारों के वाक्य टीवी और चैनल से लेकर अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इनमें से घरेलू हिंसा एक बेहद गंभीर मामला है और लॉकडाउन में खास तौर पर इस तरह के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि भारत में आज भी ज़्यादातर महिलाएं इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि उन्हें घरेलू हिंसा से बचने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है और उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, उसमें हमारी महिलाओं के लिए क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्या है कानून। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया है और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। अधिनियम का उद्देश्य परिवार के भीतर किसी भी तरह की हिंसा के शिकार महिलाओं को संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है। घरेलू हिंसा की 4 श्रेणियां इसमें बताई गई हैं। इन 4 श्रेणियों में सबसे पहले आती है शारीरिक हिंसा और नंबर 2 है लैंगिक हिंसा और नंबर 3 है आर्थिक हिंसा और चौथे नंबर पे आती है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले यानी शारीरिक हिंसा क्या है। किसी महिला 18 साल के कम उम्र के बच्चे के साथ मारपीट, धक्का देना, पैर हाथ से मारना, किसी वस्तु से मारपीट करना या किसी भी ऐसा तरीका जो महिला के शारीरिक तकलीफ दे, इस श्रेणी में आने वाली हिंसा है। यानी कि सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि किसी भी तरह से महिला के शरीर या उसके शरीर को पहुंचाने जाने वाली हानि के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको सबसे पहले वो प्राथमिक स्तर पे रखा गया है। तो ये है हमारी शारीरिक हिंसा। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, वो है लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा क्या है? महिलाओं को अश्लील साहित्य, अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, उनके साथ बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, जिससे महिला की मर्यादा आहत हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल के जो सोशल मीडिया हैं, ख़ास तौर से जितने भी हमारे समाज में अभी ट्रेंड पे हैं, तो उसमें इस तरह के केस बहुत अत्यधिक मात्रा में देखे गए हैं। जो भद्र तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें भेजते हैं और उनको कहीं न कहीं मानसिक रूप से हैरेसमेंट करते हैं। इसके बारे में इस नंबर 2 टॉपिक में बताया गया है। तीसरा जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है आर्थिक हिंसा। ये आर्थिक हिंसा, इसके तहत बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़ा और सेहत के लिए धन उपलब्ध कराना है। रोजगार चलाने से रोकना, महिला द्वारा कमाए जा रहे पैसे का हिसाब उसकी मर्जी के खिलाफ लेना जैसी बातों को शामिल किया गया है। चौथी और अंतिम बात जो कही गई है वह है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। ये कैटेगरी सबसे फैली हुई है। कई बार सह रही महिलाओं को अंदाजा भी नहीं होता और तानों से उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। इसके तहत किसी भी वजह से उसे अपमानित करना, ताने मारना, नीचा दिखाना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना या दोष लगाना, शादी मर्जी के खिलाफ करना जैसी बातें आती हैं। तो ये सब था घरेलू हिंसा के अंदर, घरेलू हिंसा के दायरे में क्या-क्या आता है। अब हमारे लिए प्रमुख और मुख्य बात जानने लायक ये है कि इन सब का उपचार क्या है हमारे लिए।
तो अभी हम उस पे अगली चर्चा करेंगे कि इन चारों टॉपिकों को इस एक्ट में क्या-क्या प्रावधान हमारे लिए किए गए हैं। कौन ले सकता है कानून की मदद? घरेलू हिंसा कानून काफ़ी समझ-बूझकर बनाया गया है ताकि किसी भी श्रेणी में आने वाली महिलाओं को इससे बाहर न छोड़ा जाए। जैसे घरेलू संबंध सिर्फ पति-पत्नी और प्रेमिकाओं के संबंध नहीं है, बल्कि इसके तहत माँ, बहन, बेटी, भाभी जैसे रिश्ते भी आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें वो सारे रिश्ते आते हैं जिसमें वर्तमान में 2 लोग एक साथ रहते हैं या अतीत में घर साझा कर चुके हैं। तो कौन कर सकता है इनकी शिकायत? इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या फिर दोस्त हो, उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यहाँ तक कि घटना के बारे में सुन चुके या देख चुके लोग या सामाजिक कार्यकर्ता भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, जो पीड़िता की शिकायत की तरह ली जाएगी। यानी ये समझा जाएगा कि जिसके खिलाफ ये अत्याचार या ये जुर्म हुआ है, उसी ने ही शिकायत की हो, ऐसा कहा गया है कि ऐसा ही माना जाएगा अगर इनमें से कोई व्यक्ति उस स्त्री या महिला के लिए शिकायत कराता है तो। अगर किसी को यह अंदेशा है कि किसी महिला पर घरेलू हिंसा की जा सकती है, तो इसकी भी जो है शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। घरेलू महिलाएं हिंसा का मामला कहीं से दर्ज करा सकती हैं। घरेलू हिंसा की ज्यादती के शिकार होने के बाद अपने पति के घर पे से या अन्य स्थान पर रहने लगी हों, तो भी वहाँ से वो मामला दर्ज करा सकती हैं। तो इनको क्या राहत मिल सकती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो इस 2005 एक्ट के अंतर्गत पीड़िता इस कानून के तहत कई तरह की मांग कर सकती है। जैसे नंबर 1, शारीरिक हिंसा रोकना। जो उसके शारीरिक के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, जो उनको चोटें पहुंचा जा रही हैं, उनको रोकने के लिए वो मांग कर सकती है। दूसरा आता है आर्थिक मदद, यानी मेंटेनेंस शुरू करना। अगर महिला अपने परिवार के सदस्य, अपने पति से अलग रह रही है, तो वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तीसरा आता है व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी रोकना, यानी जो खास करके जो महिलाएं हैं, जो जॉब पे जाती हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू कर रखा है, उससे अपने ज़िंदगी चलाती हैं, तो उसमें अगर किसी तरह की दखल अंदाजी है तो उसको रुकवाने के लिए मांग कर सकती हैं। चौथा है बच्चों की कस्टडी तथा उनके खर्चे। अगर अपने पति से अलग है और वो अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो उसकी पढ़ाई के लिए, उन बच्चों की परवरिश के लिए खर्चे की भी मांग कर सकती है। और अंतिम जो है वो है शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा इत्यादि। यानी सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो अत्याचार महिला पे हुए हैं, उनसे उनको आर्थिक नुकसान ही ज़रूरी नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा को जो हानि हुई है, उनके शारीरिक जो हानि हुई है, उसके लिए भी वो मुआवजा मांग सकती है। और ये मुआवजा निर्भर करता है परिस्थितियों पे कि वो किन परिस्थितियों में और कितना अधिक मात्रा में किया गया, तो उसी को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। तो इसकी भी मांग वो कर सकती हैं। यहाँ पर मैं एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऐतिहासिक फैसले की चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। 15 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, यानी सतीश चंद्र आहूजा बनाम सरोज आहूजा में एक फैसला सुनाया था, जो घरेलू हिंसा से संबंधित था। इसके तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। बता दें कि इस पहले तरुण बत्रा केस के 2 जजों की बेंच ने जो कहा था कि कानून में बहू अपने पति के माता पिता में स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती, अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस केस की सुनवाई करते हुए तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए ये साफ कर दिया है कि पति की अलग संपत्ति में ही नहीं, बल्कि साझा घर में भी बहू को रहने का अधिकार है। तो महिलाओं के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला है ये कि अगर किसी भी पीड़ित महिला को किसी भी कारणवश, जो मैंने उपरोक्त चारों हिंसाएं आपको बताई थी, उसमें से किसी की शिकार वो होती है और अपने पति से अलग रहती है, तो ये फैसले में खास करके यही बात बताई गई है कि वो उस पति की और उस पति के माता पिता की संपत्ति या उसका कोई घर है, तो उसमें वो रह सकती है और उसमें रहने का उसको अधिकार दिया गया है।
तो आइए आखिर में हम ये जान लेते हैं कि महिला इस एक्ट के तहत कहाँ-कहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती है। तो इस संबंध में सबसे पहले जो है वो बताया गया है लोकल पुलिस स्टेशन, यानी आपका जो थाना है, सबसे पहले आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है सर्विस प्रोवाइडर। ये अपने इलाके के होते हैं, इनके पास भी आप जाके शिकायत करा सकते हैं। तीसरा है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि पर्टिकुलर एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, लोकल पुलिस स्टेशन में कई बार आपकी बात नहीं बनती है, या वो किसी के प्रभाव में आकर के या किसी के दबाव में आकर के आपकी शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, तो जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के कहने पे भी उनको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। अगर वो चाहे तो वो खुद भी दर्ज कर सकता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये दोनों ही तरीकों में काम करता है। ये अपने आप भी शिकायत दर्ज कर सकता है और लोकल पुलिस स्टेशन से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अंत में जो आप आखिरी ऑप्शन है वो है आप खुद भी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये 4 जगह बताई गई हैं: लोकल पुलिस स्टेशन, सर्विस प्रोवाइडर, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर और डायरेक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर। तो इन चारों जगह पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आप सभी से मेरी एक विशेष सूचना यह भी है कि अगर आप किसी को पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, या आपको चाहिए कि इस विषय पे हमें एक वीडियो बनाना चाहिए या हमें लोगों को बताना चाहिए, तो आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, तो मैं उस पे ज़रूर गौर करूँगा और मैं आपके लिए ज़रूर एक आपके लिए उपयोगी जो है वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।